I hope it's now recording. Okay, so thing is that this is simple harmonic motion. तो एनर्जी मेथड से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। आप जानते हो, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। और थोड़ा सा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं लोग, तो उसमें यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, उसकी पहचान ये है कि जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। एनी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ रहे तो ये जब कर्व प्लॉट करेंगे तब ओरिजिन दिखेगा, बट स्टिल आप ये समझो कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो उसका जवाब है कि अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस बात को याद रखना। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इक्वेशन में ये दिखेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम ऑस्किलेट कर रहा है, तो ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और ये कंडीशन अभी चेक करेंगे कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, होते हैं या नहीं, ये अभी दिखेगा। दूसरा है कि अगर कोई पार्टिकल है या कोई चीज है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये आप जानते हो कैसे। ये इसमें मुझे ये बताओ कि एक्सीलरेशन है, ये अगर कोई चीज इसके सर्किल पे मूव कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, पता है आपको? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उसका फार्मूला बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इसमें देखो ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर इसमें मैं पूछूं एक्सीलरेशन क्या है, तो क्या है इसका एक्सीलरेशन? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नहीं होगा। फार्मूला क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो यानी इसका जो एक्सीलरेशन है, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा मान लेते हैं, वेलोसिटी क्या है, डी थीटा बाई टी, और एक्सीलरेशन क्या है, डी टू थीटा अपॉन टी स्क्वायर। तो वहां से मुझे मिल रहा है, तो ये मोशन इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ देखिए। तो जब अगर कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसका सोल्यूशन हमने ये खूब माना हुआ है, ए साइन ओमेगा टी। एक कोसाइन ओमेगा टी भी मान सकते हैं, लेकिन एक tan ओमेगा टी नहीं मानेंगे, क्योंकि tan का जो फंक्शन होता है वो रिपीटेटिव नहीं है, वो साइक्लिक नहीं होता है। tan का जो ग्राफ होता है tan थीटा का, वो रिपीटेटिव नहीं है, वो साइक्लिक नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि इसका सोल्यूशन ए साइन मान लो या ए कॉस मान लो। हमने यहाँ पे ए साइन माना हुआ है। तो जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। आप जानते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, ये सारे फार्मूलों से आप परिचित है। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स डॉट, पहले भी किया हुआ है, तो ए कांस्टेंट है, ये ऐसे रह जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ओमेगा आ जाएगी, वो ओमेगा यहाँ आ गया। तो ये क्या है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया, ये वेलोसिटी था, तो यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन मिल गया। तो अब मेरा डिफ्रेंशिएशन जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, तो ये हो गया माइनस एक ओमेगा और आ जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जो ए साइन ओमेगा टी है उसको हमने क्या माना, ये हमारा जो सोल्यूशन माना था वो एक्स है, इसकी जगह पे ए साइन ओमेगा टी की जगह एक्स रख दिया। तो हमारा जो अभी देखो ये मोशन कैसा हुआ, ये एक्सीलरेशन
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर सम कांस्टेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो जो मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बता रहा था कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था एक्सीलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा पेंडुलम के केस में या सर्कुलर मोशन के केस में ये चीज आपको दिख रही है क्या? एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस फार्मूले से, या जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ये एक्सीलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सो एक्सीलरेशन इज नाउ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस शोज दैट माय मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो ये एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी हर इक्वेशन ऐसी ही आ रही है। जैसे हमारा अभी फ्री वाइब्रेशन का अनडैम्प्ड का किया था, तो क्या आया था? एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। मान लो डैम्पर नहीं है, अनडैम्प्ड है, एम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता था? के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम इज योर ओमेगा एन स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो वहां पे भी यही इक्वेशन मिल रही है, और वो इक्वेशन बता रही है कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो इफ एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो समझ में आया? बोलिए। यस सर, आज ओके, तो ये आपको जरा सा एक क्लेरिफिकेशन देना था। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दैट सम मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो द कंडीशन इज कि द इफ द एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे ये दिखा हुआ है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज सम कांस्टेंट और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हटाएंगे अगर इक्वल का साइन, तो दिस एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो विद दैट थिंग इन माइंड अब हम लोग एनर्जी मेथड को करेंगे। तो हम लोग पहले ये पेंडुलम वाला जो केस है, सिंपल केस है, इसमें एनर्जी मेथड लगाने की शुरुआत करेंगे। तो एनर्जी मेथड में क्या है? हमने डी एलम्बर्ट और न्यूटन सेकंड लॉ किया हुआ है। तीसरा मेथड है कि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को डेरिवेशन करने का तीसरा मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से भी सॉल्व होकर इक्वेशन वही आएगी। एनर्जी मेथड का फायदा यह है कि कई बार जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे आपने मैकेनिक्स में किया होगा कि हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, डी एलम्बर्ट लगाते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो कई बार हम देखते हैं कि एनर्जी मेथड लगाना आसान होता है। तो बाकी आप इन जनरल आप न्यूटन सेकंड लॉ और डी एलम्बर्ट लगाइए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो कई बार कुछ सिनारियो ऐसे बनेंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि एनर्जी मेथड इज रिलेटिवली आसान। सॉल्व तीनों मेथड से हो जाएगा, डेरिवेशन तीनों मेथड से होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कुछ में हो सकता है दिक्कत आए, बट ये है कि आंसर तीनों से सेम आएगा। ये मेथड अलग अलग है, बट मेथड अलग अलग है, बट सोल्यूशन सेम आना है, ठीक है। सो अब एनर्जी मेथड में क्या है कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू मस्ट बी नोइंग that energy neither it can be created nor it can be destroyed, it remain constant, ठीक है। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो तो जो अनडैम्प्ड सिस्टम है, जहां पे डैम्पर नहीं लगा है, जैसे अभी हमने पेंडुलम का केस दिखाया था, पेंडुलम के केस को मैं एक बार फिर से आपको बता दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा बता दूं, आप जानते हो बट फिर भी बताता हूँ। जैसे ये पेंडुलम मास m का है, इसकी लेंथ l है, और ये ऑस्किलेट करता है। तो ये चीज आप जानते होंगे कि यहाँ पे इसकी जब ये इस पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जब ये यहाँ पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, तो दोनों जगहों पे इसमें क्या होता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जब ये ऑस्किलेट करता है तो यहाँ से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर जब ये इधर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है और काइनेटिक एनर्जी घटने लगती है। इस तरह से ये ऑस्किलेट करता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ये हमेशा ऑक्सीलेट करता रहेगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहती है। तो ये कब रुक जाएगा? इसमें क्या है कि अगर कोई डैम्पिंग ना हो, डैम्पिंग मतलब जैसे यहाँ पे हवा है तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, इस वजह से ये धीरे धीरे हो सकता है कि ऑस्किलेट करते करते रुक जाए।
लेकिन अगर ये वैक्यूम में हो, कोई इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई डैम्पिंग इफेक्ट नहीं हो, तो देन इट विल कीप ऑन ऑस्किलेटिंग, ये रुकेगा नहीं। सो द पॉइंट इज, द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये आप शायद इंटर में आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और T क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे वापस आइए इस डायग्राम पे, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे बीच में हो, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, बट जो उनका सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो अगर इनका सम कांस्टेंट है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि दिस कांस्टेंट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इनका डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए करते थे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये कांस्टेंट है, तो देन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन नंबर 1.3। अब जब ये कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, कि कोई दो पोजीशन है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। तो पोजीशन 1 पे मेरे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है T1 U1, और पोजीशन 2 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है T2 U2। सो ये कंडीशन विल होल्ड गुड T1 प्लस U1 इक्वल टू T2 प्लस U2। ठीक है, तो आई एज्यूम कि आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 1 और 2, तो ये तो कोई भी आप 1 और 2 लोगे तो ये किसी भी पॉइंट पे ये चीज सेटिस्फाई करेगी। बट अभी सोल्यूशन जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हमने 1 और 2 कौन से पॉइंट माने हैं, कि 1 पॉइंट यहाँ, हाँ आवाज आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, आ रही है आवाज। बीच में नेट शायद कुछ फ्लक्चुएट किया था। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसके 1 और 2 पॉइंट जो है वो कौन सा है, कि 1 वो पॉइंट है जब ये यहाँ पे है, यानी कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और 2 पॉइंट कहाँ पे है, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये जो 1 और 2 है, इसको हमने ये ऐसा माना है कि लेट 1 करस्पॉन्ड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और 2 जो पॉइंट है वो वहां पे ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, तो अब जब ये जीरो है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आसान है। तो पोजीशन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोजीशन 2 पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ से मेरा क्या कंडीशन, इससे क्या निकल के आएगा, E1 इक्वल टू U2। ठीक है, अब E1 क्या है, E1 है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और U2 क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देखिए कि ये तो था, हम अभी बात कर रहे थे पेंडुलम के लिए, और जैसा पेंडुलम होता है उसी की एनालॉजी एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। यानी क्या है, केवल एक स्प्रिंग है और उसके नीचे मास लटक रहा है, और ये किसी छत या किसी सपोर्ट से बंधा हुआ है। तो उस टाइम पे स्प्रिंग मास सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास ऑस्किलेट कर रहा है ऊपर ऊपर, अभी हम आपको जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहे थे उससे भी हो जाएगा, लेकिन अभी चूंकि हम बार बार स्प्रिंग मास सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हम उस तरफ स्विच कर रहे हैं। तो अब अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये रुका हुआ है, तो मास है, मास क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता है। तो जब वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, और जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, हाफ mv² इज योर काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो ये फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या है, कोई मास अगर है वो ऑस्किलेट कर रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे v जो है वो x डॉट ले लिया। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जब स्प्रिंग है, जो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, सो दैट इज योर x। सो दिस इज x मैक्स, दिस ये मैक्सिमम है,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वही है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फार्मूला है ये हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी मास का है तो उसका फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास के लिए है, ये मास की काइनेटिक एनर्जी है और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हो क्या रहा है स्प्रिंग और मास सिस्टम में, क्या है कि जो जब मास नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती चली जाएगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी मास की घटती चली जा रही है जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे जा रहा है। और जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मास की काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है और उसकी वैल्यू हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या हो रहा है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी मास में ट्रांसफर होती है, फिर मास की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज विद स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज विद मास। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गया। अब जैसे पहले किया था, इसका सोल्यूशन एज्यूम किया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा x डॉट ए ओमेगा और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसमें लिखा नहीं है, बट मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की टर्म आई थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा। बोलो ठीक है। यस सर। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी मैक्स क्या हो जाएगा हाफ एम ए एक्स डॉट स्क्वायर था, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यू मैक्स क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो है वो क्या है ए साइन ओमेगा टी, तो इसकी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो उसका एम्पलीट्यूड ए है, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे जो आपके लिखा है ये x और x डॉट की वैल्यू है, ये है लिखा हुआ है x डॉट मैक्सिमम, और यहाँ पे x मैक्सिमम निकालोगे तो a आएगा। तो इस केस में जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये केवल a आ जाएगा, साइन ओमेगा टी 1 हो गया, तो दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो टी मैक्स की वैल्यू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यू मैक्स की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया या फिर से बताऊं? बोलिए। सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट। ओके, फिर से समझिए। एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि ये देखिए, ये सोल्यूशन है हमारा एक्स ए साइन ओमेगा टी। तो अब बताओ मैक्सिमम एक्स क्या होगा, एक्स मैक्स ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स मैक्स हो गया ए, केवल ए। ठीक है, यस सर। और ये जो हमारा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना U मैक्स और T मैक्स, तो U मैक्स हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्सिमम वाला स्क्वायर, तो एक्स मैक्स मेरा यहाँ से A आया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, वही यहाँ लिखा हुआ है U मैक्स इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। इसी प्रकार से जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टी मैक्स निकाल रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके लिए निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो यहां से आएगा केवल ए ओमेगा, एक्स डॉट इक्वल टू ए ओमेगा, तो एक्स डॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो टी मैक्स और यू मैक्स आ गए। अब इन दोनों को इक्वेट कर, दोनों चूंकि बराबर है, हमारी कंडीशन ही यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है, तो इनको बराबर किया, इज इक्वल टू किया, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से सब कैंसिल हो जाएगा,
ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो बेसिकली ये डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ है कि आप जो ओमेगा एन लिखते हो ना अंडर रूट के बाई एम, वो कहां से आया, वो यहां से आया। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये जो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी मेथड से जो हमने ये ओमेगा की वैल्यू निकाली है, तो ये किसके लिए वैलिड है ये ध्यान रखना, इसमें डैम्पर नहीं है कहीं। पहली बात तो ये वैलिड है पेंडुलम के लिए, पेंडुलम के केस में भी यही आएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पेंडुलम के केस में भी यही आएगा। अब वहां पे के और एम नहीं होता है तो वहां आता है अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो वो भी कभी करेंगे डेरिवेशन, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने कराया नहीं। तो ये जो हमारा है ये किसके लिए है, मास, एक स्प्रिंग लगी हुई है और उससे एक मास अटका हुआ है, इसमें डैम्पर नहीं है। तो बेसिकली दिस इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के केस में, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में हमारा ये आया है, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाई एन। ठीक है, एनर्जी मेथड से। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आई अज्यूम कि अब हम लोग एनर्जी मेथड को अब थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो अभी तक हमने जो किया है वो हमारा सिंपल के और एम का था, ये नोट्स में दिया हुआ है, इसको एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो सिंपल जो अभी बात कर रहे थे वो यही है कि आपका t प्लस यू इज कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपका केस, इसमें स्प्रिंग के लगी और मास m है, डैम्पर कोई नहीं है, दिस विल ऑस्किलेट। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू अभी जैसे हमने बात की थी हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग में स्टोर होगी, इसका फार्मूला होता है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो वहां पे हमने पॉइंट लेके किया था, इवन वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जहां पे मैक्सिमम टी है और एक जगह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को इक्वल करके किया था। यहाँ पे हम लोग कोई भी, हम लोग मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया कि इस पूरी टर्म को टी प्लस यू को टी के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो जब टी प्लस यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है, तो पहले तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स टू एक्स डबल डॉट और 2x डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हाफ एम एक्स स्क्वायर को, तो हाफ कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है। अब एक्स डॉट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 2x डॉट, फिर एक्स डॉट का एक डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, तो एक्स डबल डॉट, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या है, हाफ एम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा हाफ एम, और एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x डॉट, पहला तो ये हो गया, फिर x डॉट का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा x डबल डॉट। ठीक है, तो अब इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, वही है एम एक्स डबल डॉट एक्स डॉट। बोलो ठीक है, यस सर। ओके। देन हाफ के एक्स स्क्वायर है, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर x को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x डॉट, तो ये आपका कैंसिल होके के एक्स डॉट इंटू एक्स इक्वल, ये आ जाएगी टर्म, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि x डॉट दोनों जगह पे कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स। अब क्योंकि एक्स डॉट इंटू ये टर्म इक्वल टू 0, तो अब एक्स डॉट को 0 ले ले, मतलब वेलोसिटी 0 ले ले, वेलोसिटी 0 ले ले,
तो हमारा कौन सी पोजीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, यहाँ वाली और यहाँ वाली। तो हम उसको जीरो नहीं है मानेंगे, हम इसको इक्वेशन को जीरो मान रहे हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देखिए कि ये वही इक्वेशन आ गई जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ या डी एलम्बर्ट से जो इक्वेशन आती थी। इसमें डैम्पर नहीं है, इसीलिए सी एक्स डॉट की टर्म नहीं आई है। इसमें मेरा केवल मास m है और स्प्रिंग k है, तो इसीलिए केवल इनर्शिया फोर्स और स्प्रिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स की टर्म नहीं आई है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आप न्यूटन सेकेंड लॉ या डी एलम्बर्ट से सॉल्व करके इक्वेशन जो आती थी, वही इक्वेशन एनर्जी मेथड से भी आ रही है, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगेन फिर ये क्या, m से डिवाइड कर दो, x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ओमेगा एन को कंपेयर कर दीजिए उस इक्वेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। बोलो ये ठीक है, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हम न्यूटन सेकंड लॉ डी लैम्बर्ट से भी कर सकते हैं और एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केवल यही है कि इन दोनों को सम करके इनका सम कांस्टेंट होना है, तो इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन से, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए हम लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा गेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका चाहो तो एक पेन पेपर लो और ये क्वेश्चन ड्रॉ करो, बनाओ। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पुली है, बाकी सारा फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे एक स्प्रिंग के लगी हुई है, एक छोटी पुली ये है, उससे एक रस्सी से मास m लटका हुआ है। तो क्या होगा कि जब ये घूमेगा इधर को थीटा, इसका रेडियस r दिया हुआ है, कैपिटल R। तो जब ये क्या इधर घूमेगा तो ये मास की वजह से नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर बिकॉज जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा फिर ये वापस आएगा, तो इट विल ऑस्किलेट लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगा, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। इससे क्या है कि इस स्प्रिंग में ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए पूरा गेट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या निकालना है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पहली बात तो इसमें कोई डैम्पर नहीं है। ठीक है, तो जो डैम्पर नहीं है तो हम एनर्जी मेथड आराम से लगाएंगे, इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा इसको आप एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्वेश्चन लिख लीजिए पेन पेपर लेके, क्योंकि ये केवल सुनने से नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल है। तो इसको आप डायग्राम बना लीजिए और कोशिश कीजिए, फिर इसको समझाता हूँ मैं आपको। तब तक मैं नेट सही करूँ। नहीं यार,
हाँ, तो समझ में आया? सर KYM ही आ रहा है सर मेरा तो। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर से इसको अब देखो इस तरह। हाँ बोलिए। सॉरी, आज कुछ नेट का गड़बड़ हो रहा है। आज नेट का कोई इशू है, सही से चल नहीं रहा। अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, बीच में कट गया था। देखो, अब ऐसी जब कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या है कि सबसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि उसको थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करके, किसी चीज को घुमा के या डिस्प्लेस करके देखिए क्या है। तो सबसे आसान तरीके से कॉमन सेंस से लगाइए कि जब ये पुली है, ये इधर को ऑस्किलेट करेगी प्लस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, तो आप सोचिए कि जब ये इधर को भगेगा, इधर को हाँ, तो जैसे ये पहले इधर को भगेगा, इधर, तो क्या होगा कि ये इधर को भगेगा, तो क्या होगा कि ये जो मास है ये इस पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो दिस विल गो डाउन होगा। जब ये इधर को भगेगा तो ये रस्सी खुलेगी, जो पुली पे बंधी हुई है ये रस्सी खुलेगी तो मास इधर जाएगा, और जो ये स्प्रिंग है ये इधर को भगेगी। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो हम इस मास का मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, और जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो है x2। ठीक है, और जो ये पुली घूम रही है इसको मान लिया थीटा। बोलो, ये तीन चीजें समझ में आई? मास खुलेगा तो इधर x1, स्प्रिंग का x2, और ये थीटा। ये ठीक है? यस सर। ओके, अब मुझे आप बताओ कि ये कैसे रिलेटेड है थीटा से। जैसे x2 और थीटा कैसे रिलेटेड है, ये आप ऐसे पता कर सकते हो कि ये पुली का रेडियस है कैपिटल R, और ये थीटा है। तो ये जो आर्क है, ये जो बना हुआ आर्क है, इस और स्मॉल थीटा, इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ? मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। हाँ जी, R थीटा सर। हाँ, वेरी गुड। सो दिस आर्क लेंथ इज आर थीटा। तो यानी ये पॉइंट यहां से यहां तक आया है, तो ये जो आर्क है ये आर थीटा मूव किया है, तो रस्सी इतना ही, तो इधर ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो अगर स्प्रिंग का कोई पॉइंट जैसे ये है, और ये पॉइंट x2 मूव किया है, तो ये रस्सी खींच तो रही नहीं है, रबड़ की तो है नहीं। रस्सी इज नॉन एक्सटेंसिबल, रस्सी रबड़ नहीं है। तो जो पॉइंट यहाँ पे आर थीटा आया है, तो ये वाला पॉइंट भी इधर आर थीटा जाएगा। तो x2 इक्वल टू आर थीटा में मान सकता हूँ, x2 इक्वल टू कैपिटल आर थीटा। बोलो ठीक है? यस सर। ओके, अब x1 का देखिए, x1 बताओ। इसी प्रकार से अगर ये थीटा है, तो छोटी वाली पुली पे भी जो एंगल है वो थीटा ही होगा, और इसका रेडियस इसमें दिया नहीं है क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी। मान लीजिए दिस रेडियस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो x1 इक्वल टू, बताइए। स्मॉल R इंटू थीटा। वेरी गुड।
सो x1 इज स्मॉल r इंटू थीटा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि मास m का डिस्प्लेसमेंट x, पहले इसको प्रॉब्लम को अटैक कैसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है, इसको देख के एकदम से घबरा नहीं जाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर इसमें ऑस्किलेशन होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक एक चीज है, तो हमने पुली को थीटा इधर घुमाया, इधर को, तो जब पुली को इधर थीटा घुमाया तो ये मास m नीचे जाएगा और ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, एक्सपेंशन होगा। तो जो ये मास m नीचे जाएगा इसको मैंने x1 माना, और स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा इसको x2 माना, और यहाँ पे थीटा है। अब मैं इनका आपस में रिलेट करना चाहता हूँ कि थीटा और x2 कैसे रिलेटेड है। तो मुझे ज्योमेट्री से, मैकेनिक्स से, ज्योमेट्री से पता चल रहा है कि ये जो आर्क है ये आर थीटा है, कैपिटल आर थीटा है। तो x2 विल बी कैपिटल आर थीटा एंड x1 विल बी, अगर ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर थीटा। ठीक है, x1 इक्वल टू आर थीटा। अब मुझे अगर कोई बताएगा कि ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है या मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम है या मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। चलो अच्छा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। एनीवे, तो अभी क्या किया है, अब इसने क्या किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, हम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे एम और के था पहले, हमको पता था कि काइनेटिक एनर्जी की, जैसे पहले वाला जो हमने डेरिवेशन जो कर रहे थे उसको देखिए, जैसे यहाँ पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वही मास की काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग में हम काइनेटिक एनर्जी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ मास m की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ले लिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग और एक मास और होता तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाता हाफ एम वी एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास m की काइनेटिक एनर्जी और इस पुली की काइनेटिक एनर्जी। तो मास m की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m, ये x1 डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वेलोसिटी है x1 डॉट, तो हाफ m v स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा हाफ m v स्क्वायर। बोलो ठीक है, ग्रीन पेन से मैंने कर दिया। तो दिस इज हाफ m v1 स्क्वायर, और v1 क्या है, x1 डॉट। बोलो ठीक है, मास m की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस सर ठीक है। ओके। अब जो पुली की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जैसे रोटेटिंग, अगर कोई रोटेटिंग आपकी प्लेट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है। कोई सर्कुलर डिस्क है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वहां पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला डिस्कशन रह गया, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिजाइन वाली क्लास में करेंगे। तो सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो थीटा डॉट इज व्हाट, ओमेगा। थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज व्हाट, भाई ओमेगा इज व्हाट, दिस इज डी थीटा बाई डी टी तो होता है। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा डॉट लिखा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसीलिए थीटा डॉट लिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। सो बेसिकली दिस इज हाफ आई ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज थीटा स्क्वायर। बोलो ये ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ सर ठीक है। ओके, तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है, मास m की और पुली की। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है,
सो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब क्या है, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में हमारे पास केवल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, स्प्रिंग सिर्फ यहाँ है, पुली तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी नहीं, और ना मास m, तो हमें यहाँ मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स टू स्क्वायर। बोलो ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो दैट इज हाफ के एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। यस सर। ओके, यस। टोटल एनर्जी में आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ऐड कर दो, तो ये 1 और ये वाली 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया हाफ m x1। हेलो, हाँ, तो ये हमारा आ गया हाफ m v स्क्वायर v1 स्क्वायर, दैट इज x1 डॉट स्क्वायर, प्लस हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस हाफ k x2 स्क्वायर। ये हमारी टोटल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, ये हमारी टोटल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस एनर्जी मेथड में हमने क्या किया था, टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम वही चीज यहां भी कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या करिए कि इसमें देखो x1 है, थीटा है और x2 है, तो आपको इसमें आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रही है, क्या, x1 थीटा और x2, बट एक्चुअली दे ऑल आर रिलेटेड, एक्चुअली दे ऑल आर रिलेटेड। कैसे, x1 इज इक्वल टू स्मॉल आर थीटा, x2 इक्वल टू कैपिटल आर थीटा, है ना, ठीक है। बोलो, अरे हाँ ना, कुछ बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही, कट गई क्या? हेलो, यस सर। आप बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगता है कि कहीं आप डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, आवाज कट गई थी सर। हाँ जी, आवाज कट तो नहीं रही है? नहीं कट रही सर, क्लियर हो गई सर, अब क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो x1 और मैं क्या, मेरा क्वेश्चन था आपसे भी थोड़ी देर पहले कि ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस है, तो इसमें मुझे तीन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रही थी, x1 x2 और थीटा। तो अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो बोलेगा ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम है, लेकिन ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं x1 को थीटा की टर्म में लिख सकता हूं और x2 को भी थीटा की टर्म में लिख सकता हूं, x2 इज इक्वल टू कैपिटल आर थीटा, x1 इज इक्वल टू स्मॉल आर थीटा। तो बेसिकली केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज थीटा। तो अब मैं इस इक्वेशन में जहां पे x1 और x2 है, इसकी जगह पे मैं x1 की जगह स्मॉल आर थीटा और x2 की जगह कैपिटल आर थीटा पुट कर दूंगा, सिर्फ थीटा की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वही किया इन्होंने, जहां पे x1 डॉट है वहां पे m आर स्क्वायर थीटा, भाई इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, x1 डॉट आ जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 डॉट निकालना है, इक्वल टू आर कांस्टेंट है, ये आ गया थीटा डॉट। ठीक है, सो x1 की जगह उन्होंने पुट कर दिया है आर थीटा डॉट x1 डॉट की जगह, तो ये हो गया आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, इसको एज इट इज लिख दीजिए, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे हाफ के x2 जहां है वहां कैपिटल आर थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया हाफ के कैपिटल आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है,
ओके, अब इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि ये जो इसकी जो क्या नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थीटा है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हाफ एम आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और थीटा डॉट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टू थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, ये आ गया, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इस टर्म से डिफरेंशिएट होके ये आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। देन हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई थीटा डॉट फिर थीटा डबल डॉट आ जाएगा ये। देन हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, इससे ये आ जाएगा, तो कैपिटल के आर स्क्वायर थीटा थीटा डॉट। अब इसमें से जो आपका थीटा डबल डॉट वाली जो टर्म है उनको एक साथ लिख दिया, ये वाली, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट कॉमन करोगे तो ये बच जाएगा एम आर स्क्वायर। हाँ, पहले तो थीटा डॉट वो काट दीजिए, थीटा डॉट, इसको थीटा डॉट को हम कैंसिल करेंगे, थीटा डॉट कॉमन है सब जगह है, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा डबल डॉट इन दो टर्म से कॉमन करोगे तो एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा, ये बचा आपका। अब एम आर स्क्वायर प्लस आई से इसको, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब जो ये इक्वेशन है, अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी अगर आप कंपेयर करो तो वो पहले जैसी ही है, क्या, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, अगर कंपेरिजन करो तो है तो ये थीटा की टर्म में, बट उसी प्रकार से ही है, ट्रेंड वही है। तो यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये क्या है, मास, ये क्या है, ये मास जैसी चीज है, ठीक है, तो ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही है आई, और एम आर स्क्वायर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये मास है, और ये के आर स्क्वायर आपका यहाँ पे के स्टिफनेस है, और आर स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ ये केवल स्मॉल आर और कैपिटल आर ऐड हो गए हैं, बाकी इक्वेशन सब एक ही जैसे है। तो अब इसमें क्या किया है कि इस इक्वेशन को एम स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस आई से डिवाइड कर दिया है, तो थीटा डबल डॉट प्लस के कैपिटल के आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन निकाल सकते हैं। ये आ गया, तो ये गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर इज ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया इस तरह से। तो ये बात आपको समझ में आई? यस सर। हाँ बोलो। पुली के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप नेगलेक्ट इसलिए नहीं कर, पहले तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा नहीं होता तो आप उसको नेगलेक्ट कर देते। पुली का इनर्शिया इफेक्ट तो होगा ना काइनेटिक एनर्जी में, पुली घूम रही है ना भाई, हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। जैसे आप समझो ऐसे कि एक आपका पहिया है, और पहिया आपने उसको घुमा रहे हो, ऑस्किलेट करा रहे हो, तो उसका भी तो इनर्शिया इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनर्शिया ऑफ पुली हम नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पूछिए, इट्स गुड कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और पूछो। तो आई एज्यूम कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आपको मैंने एक बुक भी शेयर करी है, कुछ लोग कह रहे थे स्टूडेंट कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो मैंने एक वाइब्रेशन की किताब है, पीडीएफ मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने शेयर कर दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास रेफरेंस एक किताब हो जाएगी। तो
सो विद दैट आई थिंक कि आज की क्लास में ओवर करता हूँ। बट ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल में जो आपने दो तीन बातें जो सीखी है, वो खास बात ये है कि कैसे स्प्रिंग का जो लीनियर इलोंगेशन या कॉन्ट्रेक्शन है उसको थीटा की टर्म में लिखना, जैसे x2 इक्वल टू कैपिटल आर थीटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम में, वो आपको पता करना कहाँ कहाँ है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आपको मास m में है, और पुली चूंकि रोटेट हो रही है तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, और स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ना तो यहाँ है ना यहाँ है। इसमें हमने मास की जो ग्रेविटी वाला है, वो mg वाला टर्म कैंसिल हो जाता है अगर ध्यान हो आपको डेरिवेशन में, इसलिए उसका ग्रेविटी वाला नहीं लिया है इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो k है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो बस आसान है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और सारी एनर्जी का सम हैज टू बी कांस्टेंट। उसको बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया, है ना, इक्वल टू जीरो कर दिया, और मुझे गवर्निंग इक्वेशन मिल गई। इसको गवर्निंग इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन भी जैसे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड केस का केस आता है, वही आया हमारा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे के बाई एम हम लेते थे तो ओमेगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी वो अंडर रूट के बाई एम हो जाती थी। तो उसी प्रकार से एम स्क्वायर प्लस आई से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी ये टर्म आ गई। और ये दैट इज, इसको सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो अभी आपको स्लाइड में दिखाई थी, ये वाली सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन की इक्वेशन जो है वो कहाँ गई, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ओमेगा आपका आ जाएगा, ओमेगा एन विल बी अंडर रूट दिस टर्म, अंडर रूट के बाई एम की तरह ये आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो विद दैट विल फिनिश फॉर टुडे। एक मिनट रुक जाइए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ अटेंडेंस का, फिर आप जा सकते हैं। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे आप बातचीत करिए, उनको समझाइए क्लास करें, सारा ऑनलाइन ही होना है। और ये जो क्लासेस नहीं करेंगे इसका उनको नुकसान होगा। सिर्फ इसी टर्म में नुकसान नहीं होगा कि उन्होंने क्लास नहीं करी, और भी नुकसान हो सकते हैं, डिसिप्लिन के मार्क्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं। कई सारे टीचर कंप्लेंट कर रहे हैं आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ बाकी लोगों को कम्युनिकेट कीजिए कि क्लास करना है, और क्लासेस रेगुलर कीजिए। सो विद दैट विल, अब अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज विल फिनिश फॉर। ठीक है, थैंक यू।